भले ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर आतिशी को सीएम बना दिया हो, लेकिन दिल्ली सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली की आतिशी सरकार को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जिसने केजरीवाल और सीएम आतिशी को हिला कर रख दिया है, क्योंकि आतिशी को इस मुसीबत में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद केजरीवाल ही है। और अगर आतिशी इस मुसीबत से नहीं निकल पाती है तो उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगले 10 मिनट में आपको दिल्ली की सियासत की बदलती तस्वीर हम बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली की सीएम आतिशी बुरी तरीके से फंसी हुई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। दिल्ली में अगले 3 से 4 महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन सब के बीच दिल्ली के बजट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है जिसने दिल्ली सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में दिल्ली का फिस्कल सरप्लस का इतिहास रहा है, लेकिन वर्तमान में दिल्ली संभावित रूप से गंभीर वित्त संकट के कगार पर है। अगर हम दिल्ली सरकार की फाइनेंशियल समरी पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2017-18 से लेकर 2024-25 के बीच अनुमानित बजट में फिस्कल सरप्लस बढ़ता जा रहा है। पहले आप समझ लीजिए कि फिस्कल सरप्लस क्या होता है। दरअसल जब सरकार की आय खर्च से अधिक हो उसे फिस्कल सरप्लस कहते हैं और दिल्ली सरकार का पिछले कुछ सालों का इतिहास यही बताता है। दिल्ली सरकार को हो सकता है घाटा। पिछले 7 सालों पर नजर डालें तो दिल्ली सरकार की आय लगातार उसके व्यय से अधिक रही है। 2017-18 में दिल्ली सरकार 4,913 करोड़ 25 लाख रुपए सरप्लस में थी। 2022-23 में बढ़कर 14,456 करोड़ 91 लाख रुपए होगा। वहीं 2023-24 के लिए 6,462 करोड़ 39 लाख रुपए का अनुमान जताया गया। हालांकि सरप्लस के लिए 2024-25 के लिए जो पूर्वानुमान जताया गया है वो दिल्ली सरकार के सामने एक चुनौती पेश करेगा। हालांकि प्रारंभिक बजट अनुमान में 3,231 करोड़ 19 लाख रुपए का सरप्लस दिखाया गया है, लेकिन चुनावी साल में अतिरिक्त मांग के कारण सरकार को 1,495 करोड़ 48 लाख रुपए का घाटा हो सकता है। अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकताओं पर जोर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार के कई विभागों ने अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकताओं पर जोर दिया है। इससे बजट पर और दबाव बढ़ेगा। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान के मुताबिक दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति बढ़ती राजकोषीय मांगों के बीच सतर्कता बरतने का सुझाव दे रही है। हालांकि दिल्ली विधानसभा ने 61,000 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट को मंजूरी दे दी है। ये धनराशि मुख्य रूप से सरकार चलाने, ऑपरेशनल कॉस्ट, बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और कल्याणकारी योजनाओं को सब्सिडी देने के लिए आवंटित की गई है। किस विभाग को कितनी जरूरत? दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक पेंशन और भत्तों के वित्त पोषण के लिए कानून विभाग को 141 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत है। वहीं बिजली विभाग ने डिस्कॉम के माध्यम से उपभोक्ता सब्सिडी के लिए 512 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांगे हैं। इस बीच परिवहन विभाग ने भी इलेक्ट्रॉनिक बसों की क्षमता बढ़ाने के लिए 941 करोड़ रुपए अधिक मांगे हैं। अगर हम विभागों की अतिरिक्त मांगों पर नजर डालें तो इसमें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बहाली कार्यों के लिए 447 करोड़ रुपए की मांग की है। तो वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए 3,271 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत है। कोरोना महामारी से घाटे और जापान इंटरनेशनल के लोन के कारण मेट्रो को अतिरिक्त धनराशि की जरूरत है। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के अधिग्रहण के लिए भी 250 करोड़ रुपए की जरूरत है। अगर हम अतिरिक्त मांगों की धनराशि पर नजर डालें तो ये करीब 7,362 करोड़ रुपए बैठती है। अगले 2 महीनों में कैसी रहेगी स्थिति? दिल्ली सरकार को वेतन, मजदूरी और ब्याज भुगतान पर 2,240 करोड़ रुपए महीने का खर्च आता है, जबकि उसका नकदी भंडार 4,471 करोड़ का है। ऐसे में अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो आने वाले 2 महीनों में ही दिल्ली सरकार को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब आतिशी सरकार इन समस्याओं से कैसे निपटती है, इस पर ध्यान देने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं और घोषणा पत्र में कई बड़े वादे भी किए जाएंगे।
आप बीजेपी ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। कुछ दिन पहले दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि बिना किसी नई योजना की घोषणा के ही आप सरकार बजट को घाटे में ले आई। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 1994-95 से ही मदन लाल खुराना ने दिल्ली में सरप्लस बजट दिया था। इसके बाद ये 2023 तक सरप्लस रहा, लेकिन आज हालात ये हो चले हैं कि चालू योजनाओं के लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं है। हालांकि भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री आतिशी ने जवाब दिया था। आतिशी ने कहा कि भाजपा 22 राज्यों में अपने दम पर या फिर गठबंधन के साथ सरकार चलाती है, लेकिन वो एक भी राज्य का नाम बता दे जहां उसकी सरकार मुनाफे में हो। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार के आंकड़े हम रख देंगे और भाजपा भी किसी एक राज्य के आंकड़े रखे। एक तरफ दिल्ली सरकार के खाली होते खजाने को लेकर आतिशी सरकार के सामने चुनौती है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। केजरीवाल ने पत्र लिख की मांग। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय को एक पत्र लिखा। केजरीवाल ने शैली ओबरॉय को लिखे पत्र में जल्द ही एमसीडी मेयर का चुनाव करवाने का निवेदन किया। केजरीवाल ने कहा कि इस बार का एमसीडी मेयर एससी समुदाय से चुना जाए। इसके साथ ही केजरीवाल ने पत्र में 600 से ज्यादा कच्चे कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने के लिए बधाई दी। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी मेयर से जल्दी चुनाव कराने के लिए निवेदन करते हुए कहा कि इस साल दिल्ली नगर निगम में एससी समुदाय से मेयर बनना था। जेल से निकलने पर मुझे पता चला कि साजिश के तहत मेरे पीछे इन्होंने मेयर के चुनाव नहीं कराए। इन्होंने जानबूझकर एससी समाज के लोगों का हक छीना। ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आपसे निवेदन करता हूं कि तुरंत चुनाव करवाकर एससी समाज को उनका हक दिलवाया जाए। शैली जी, आज 600 से ज्यादा कच्चे सफाई कर्मचारियों के पक्का होने पर उन्हें और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिवाली के मौके पर उन परिवारों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। इससे पहले भी हम लोग ऐसे हजारों कर्मचारियों को पक्का कर चुके हैं। एक बवाल थमा नहीं था कि नए बवाल ने टेंशन दे दी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शीश महल का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अभी हाल ही में कुछ नए खुलासे हुए हैं जिन्होंने केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकारी संपत्तियों को तोड़ केजरीवाल ने बनाया बंगला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुराने आवास में किए गए अवैध निर्माण को लेकर नेता प्रतिपक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को पत्र लिखकर जांच और तुरंत कार्रवाई की मांग की। पत्र में गुप्ता ने लिखा कि तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास में रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन दोनों को लेकर उल्लंघन हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए केजरीवाल ने अपने लिए 40,000 वर्ग गज में बंगला खड़ा करवाया। निर्माण में ग्राउंड कवरेज और फ्लोर एरिया रेशो FAR की तय सीमाओं का भी ख्याल नहीं रखा गया और न ही सक्षम अधिकारी से लेट आउट प्लान की मंजूरी ली गई। नेता प्रतिपक्ष ने फ्लैग स्टाफ रोड और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड से सटे बंगला नंबर 45 पर किया गया निर्माण अधूरा है। ये वही बंगला है जिसे 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर हिस्सा बनाकर अवैध निर्माण किया जा रहा था। इतना ही नहीं, गुप्ता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के इस आवास को भव्य से भव्य बनाने के लिए अस्पताल की सरकारी संपत्ति को भी तोड़ा गया, जिसके अंतर्गत राजपुर रोड के प्लॉट नंबर 45 और 47 में बने टाइप V के 8 फ्लैट को तोड़कर सीएम आवास का हिस्सा बनाया गया, जिनमें कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और जज रहते थे। वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि फ्लैग स्टॉप रोड के 2 और बंगला 8A और 8B को भी तोड़कर पूर्व सीएम के आवास में मिला दिया गया। गुप्ता ने आगे कहा कि अपने आप को आम आदमी बताने वाले केजरीवाल देखते ही देखते खास आदमी बन गए। इस आलीशान बंगले के लिए आरंभिक स्तर पर केवल रेनोवेशन और ऑल्ट्रेशन की अनुमति ली गई थी। यहाँ पेड़ों को काटने के एवज में 19,700 पेड़ भी नहीं लगाए गए। गुप्ता ने कहा कि सीएम आतिशी ने भी चुपके से केजरीवाल से बंगले की चाबी लेकर अवैध तरीके से अपना सामान शिफ्ट कर लिया। विपक्ष की शिकायत पर लोक निर्माण विभाग ने इसे सील किया। गुप्ता ने कहा कि अब जब PWD ने उन्हें विविध रूप से 6 फ्लैग स्टॉप रोड आवंटित कर दिया है, तो उन्होंने अभी तक इसे स्वीकार ही नहीं किया है। विभव कुमार विजय नायर का प्रमोशन। वहीं इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल एक और फैसले से घिर गए हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल का दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल जाना उनके राजनीतिक करियर ही नहीं बल्कि निजी जिंदगी में भी सबसे बड़ा झटका था और यही वो वक्त था जब अपनों की पहचान होनी थी। कहते हैं मुसीबत के वक्त ही अपनों की पहचान होती है। अव्वल तो अरविंद केजरीवाल जहां कहीं भी जाते थे, भगवत मान भी इर्द गिर्द ही नजर आते थे, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं निकल जाता कि वो उनके सबसे पसंदीदा नेता है।
भगवत मान के अरविंद केजरीवाल के साथ होने में सबसे बड़ी खासियत उनका मुख्यमंत्री होना है। धीरे धीरे ये साफ होने लगा है कि जिन नेताओं के काम से अरविंद केजरीवाल नाराज हैं, उस लिस्ट में भगवत मान का भी नाम शुमार है, क्योंकि भगवत मान पंजाब जैसे एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा नाराजगी कुछ ज्यादा ही है। भगवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम की भूमिका में होते हैं। दिल्ली में तो ये साफ तौर पर महसूस किया ही जाता है। पंजाब के अधिकारियों को बुलाकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मीटिंग करने पर तो विवाद भी हो चुका है। वैसे तो कुछ दिनों तक राघव चड्ढा को भी पंजाब में सुपर सीएम माना जाता रहा, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब तो लगता है राघव चड्ढा और भगवत मान दोनों के अच्छे दिन जाने वाले हैं। हरियाणा में गंवाने के लिए भले ही कुछ नहीं था, लेकिन कुछ मिलने की उम्मीद तो थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आप उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई और अब दिल्ली का किला बचाने की चुनौती भी सिर पर आ खड़ी हुई है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल फिर से पंजाब में हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि जेल से जमानत पर छूटे वैभव कुमार और विजय नायर को डेपुटेशन पर पंजाब भेजा जा रहा है। ये दोनों ही अरविंद केजरीवाल के करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं, इसीलिए इस कदम को भगवत मान के पर कतरने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पंजाब में दिल्ली के फरमान पर भगवत मान के दो करीबी ओएसडी को 1 साल के अंतर पर हटाया जा चुका है और माना जा रहा है कि वैभव कुमार और विजय नायर दोनों को उनकी ही जगह भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का ताजा फैसले के पीछे कम से कम 2 कारण समझ में आते हैं। एक तो भगवत मान पर नजर रखने की कोशिश और दूसरी पंजाब से दिल्ली चुनाव के लिए फंड का इंतजाम करने का प्रयास। यानी कुल मिलाकर इस बार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव बहुत ही मुश्किलों भरा होने वाला है। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।